हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आपका फेवरेट चैनल। मैं लेकर आई हूँ आज मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर सेकेंड, जो है हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 3 पे। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस? लेट्स गेट ऑन विद इट। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स। स्टूडेंट्स, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो डाइसैकेराइड्स, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है कि दो मोनोसैकेराइड्स को मिलके जब हम कंबाइन करते हैं तो मिलते हैं हमें डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स किसके अंडर आते हैं? तो डाइसैकेराइड्स कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं, ट्राइसैकेराइड्स हो सकते हैं, हेक्सोसैकेराइड्स में, या सो ऑन अप टू 6 कार्बन तक हो सकते हैं। अभी का क्वेश्चन है कि डाइसैकेराइड जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनका हमें स्ट्रक्चर बताना है एंड फंक्शन बताना है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इतना क्लियर है? तो आते हैं, हम पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो डाइसैकेराइड्स आर स्टार्चेस व्हिच आर फाउंड इन फूड एंड आर रेगुलरली इंक्लूडेड एज शुगर्स। डाइसैकेराइड्स नाम है शुगर्स, तो ये शुगर्स जो रहती हैं ये हमारे फूड में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। सबसे जो सुक्रोज है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? वो टेबल शुगर होती है। तो सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? तो सुक्रोज को हम कह सकते हैं टेबल शुगर। क्यों? क्योंकि ये का ऑन द टेबल हमें हमेशा मिलती है। जो चीनी हम डालते हैं वो रिच सोर्स ऑफ सुक्रोज होती है and is most widely recognized monosaccharide that people eat. सुक्रोज हमारी बॉडी में 2 मेन मोनोसैकेराइड से बनती हैं, जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो मोनोसैकेराइड है वो रेडिली अवेलेबल रहता है हमारे फूड में एंड हमारी बॉडी में। ग्लूकोज इंटरमीडिएट है मल्टीपल रिएक्शंस का जो हमारी बॉडी में होता है, एंड 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? वो बनाते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है वो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है। इट इज लाइकवाइज फाउंड इन डिफरेंट फॉर नरिशमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो बीट रूट रहता है ये रिच सोर्स ऑफ क्या है? सुक्रोज। At the point when monosaccharide like sucrose are processed, they are separated into their direct sugars and used for the energy. जैसे ही हमारी बॉडी में ये डाइसैकेराइड्स आते हैं, ये ब्रोक डाउन होते हैं into simpler parts and they are used as a energy source. अब आगे देख लेते हैं लैक्टोज। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। तो सुक्रोज क्या थी स्टूडेंट्स? सुक्रोज थी टेबल शुगर, क्योंकि वो ओवर द टेबल सबसे ज़्यादा हमें मिलती है, सबसे ज़्यादा हम अपनी डाइट में लेते हैं। और लैक्टोज क्या है स्टूडेंट्स? लैक्टोज है मिल्क शुगर। क्यों? क्योंकि ये मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज है मिल्क शुगर क्योंकि ये मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क एंड इट गिव्स नरिशमेंट टू जो नए नए बच्चे बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न्स के लिए, नरिशमेंट के लिए। अब maltose is a sugar that is often found in different chocolates या confectionery items. अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो रहते हैं ना वो भी एनर्जी एज अ डाइसैकेराइड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। फिर जब भी उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर पार्ट्स एंड देन यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग सप्लीमेंट्स इनटू द फेलम। फेलम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो स्टेम वाला पार्ट रहता है। सिंस इट इज एन एनर्जी स्टॉक पाइलिक सोर्स, मतलब एनर्जी को स्टोरेज करने का स्टोर प्लांट में किसका है? सुक्रोज का। Such as sugar sticks are high in sucrose. Trehalose is used for transport in some green plants for growth and parasites में भी पाया जाता है। तो इतना क्लियर है, सुक्रोज मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स में एंड ह्यूमन बीइंग्स में, जो ब्रेक डाउन करते हैं हम इनटू सिंपलर पार्ट्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम किसका है?
ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है माल्टोज। इसको हम कहते हैं मॉल्ट शुगर। क्या कहते हैं? मॉल्ट शुगर, जो चॉकलेट में डलती है और बहुत सारे आइटम्स में डलती है। तो माल्टोज किससे बना? माल्टोज बना दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। यहाँ पे बॉन्डिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों पॉसिबल है वो? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से पॉसिबल है। यहाँ पे फ्री जो ग्रुप है हमारा वो फ्री है, इसलिए माल्टोज इज अ, जल्दी बताओ, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कह सकते हो, क्योंकि उसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप है। तो ग्लूकोज को मिलके क्या बना? माल्टोज, जिसके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, एंड उसके बीच में बॉन्डिंग इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इतना क्लियर है? नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इमेज है हमारे सुक्रोज की, जो किससे बनता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। तो सुक्रोज कैसे बना? सुक्रोज बना हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, एंड इनके बीच में जो लिंकेज हो रहा है वो कैसा होता है? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कैसा होता है? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इतना क्लियर है? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सुक्रोज के पास कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सुक्रोज के पास कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो सुक्रोज क्या होगा स्टूडेंट्स? सुक्रोज होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कौन सा होता है? नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है हमारा सुक्रोज। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। नाउ कम्स दी लैक्टोज, जो है हमारी मिल्क शुगर। क्या? लैक्टोज जो है हमारी मिल्क शुगर। ये कैसे बनती है? ये बनती है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कैसे बनी? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है? इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ये क्या होती है? ये होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इनके पास भी फ्री फंक्शनल ग्रुप है, इनके पास भी फ्री फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये क्या है? लैक्टोज भी कैसी है? रिड्यूसिंग शुगर। कैसी है लैक्टोज? रिड्यूसिंग शुगर। इतना क्लियर है? तो लैक्टोज इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम से अगर ब्रेक डाउन करो तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इतना क्लियर है आपको? चलिए, तो 3 हमने मेन डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सुक्रोज, जो किससे बनता है स्टूडेंट्स? वो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। उनके बीच में लिंकेज होता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर हमने देखा लैक्टोज, जो बनता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से। इनके बीच में होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, रिड्यूसिंग शुगर। फिर आते हैं हमारे माल्टोज, जो था क्या स्टूडेंट्स? हमारा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इनके बीच में होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इतना क्लियर है आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव अकाउंट अबाउट द स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ाई है ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज इज दी एल्डिहाइडिक शुगर। कैसी होती है ग्लूकोज? तो ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइडिक
एल्डिहाइडिक शुगर। ग्लूकोज एल्डिहाइडिक शुगर है और कितने कार्बन से बनती है? 6 कार्बन से बनती है। तो इसलिए ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्डोहेक्सोज, क्योंकि ग्लूकोज एल्डिहाइडिक शुगर है एंड वो 6 कार्बन की चेन से बनी है, इसलिए ग्लूकोज को हम कह सकते हैं एल्डोहेक्सोज। अब यहाँ पे अगर मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, CH2OH लास्ट होता है। अब स्टूडेंट अभी तक कॉन्फ़िगरेशन एकदम नॉर्मल है, HOH HOH, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HOH, जो थर्ड नंबर का कार्बन रहता है वहां पे ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी चेंज होती है, उसमें थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड पे रहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन राइट साइड पे रहता है, अदरवाइज पूरा सेम रहता है। अब जो एल्डोहेक्सोज है हमारी ग्लूकोज शुगर, वो क्या शो करती है स्टूडेंट्स? वो शो करती है रिंग फॉर्मेशन। क्या शो करेगी वो? रिंग फॉर्मेशन। एंड ये रिंग फॉर्मेशन क्यों हो पाता है? क्योंकि जो हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन है, कौन सा कार्बन? सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो अपनी क्या करता है? बॉन्डिंग बनाता है किसके साथ? हमारे कार्बन नंबर 1 के साथ। ये स्टेबल है, यहाँ पे इसकी देखो चारों वैकेंसी स्टेबल है, चारों भरी हुई है, बट स्टिल इसको बॉन्डिंग करनी है कार्बन नंबर 1 के साथ। तो ये बॉन्डिंग करता है कार्बन नंबर 1 के साथ, और कैसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें? हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है रिंग फॉर्मेशन के बाद। और ये रिंग कैसी है स्टूडेंट्स? ये कितने कार्बन की रिंग बनी है? तो ये 1 2 3 4 5, तो ये रिंग कितने कार्बन की बनी है? ये रिंग 5 कार्बन से बनी है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पाइरैनोज रिंग। क्या कहेंगे इसे? पाइरैनोज रिंग। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट, वो क्या शो करता है? वो शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम क्या देखते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हम देखते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन। इसका OH ग्रुप कहाँ था? राइट साइड, तो ये कैसा होगा? ये होगा डेक्स्ट्रोग्लूकोज। इसी की जगह अगर ये लेफ्ट साइड होता OH ग्रुप, तो ये क्या होता स्टूडेंट? ये होता लीवोग्लूकोज। अब ये डेक्स्ट्रोग्लूकोज से बना है, तो ये रिंग क्या होगी? ये होगी डेक्स्ट्रोपाइरानोज की रिंग। कैसी रिंग होगी? ये होगी डेक्स्ट्रोपाइरानोज रिंग। इतना क्लियर है आपको? तो ये था स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखने का ये है कि जो थर्ड कार्बन रहता है, इसका OH ग्रुप जो रहता है वो कहाँ रहता है? वो रहता है लेफ्ट साइड रादर देन राइट साइड। यूजुअली सारे कार्बन कंटेनिंग चेन्स में थर्ड में भी OH ग्रुप राइट में रहता है, बट ग्लूकोज में ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड मिलता है ओनली अराउंड द थर्ड कार्बन ऑफ द चेन। एंड हम अगर ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन चेक करें ग्लूकोज का, तो स्टूडेंट्स हम कहाँ देखते हैं? हम सेकेंड नंबर कार्बन पे देखते हैं। सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट साइड है तो उसकी एक्टिविटी कैसी होगी? क्लॉकवाइज। एंड क्लॉकवाइज होगी तो उसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। एंड अगर उसकी OH ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, मतलब वो रोटेट कैसे कर रहा है? वो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे लीवो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज शो करता है टेंडेंसी टू फॉर्म रिंग। वो रिंग कैसे फॉर्म होती है? तो वो रिंग जो हमारा थर्ड नंबर, जो हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन रहता है, वो बॉन्डिंग बनाता है कार्बन नंबर 1 के साथ। अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद भी वो बॉन्डिंग बनाता है
कार्बन नंबर 1 के साथ एंड अराउंड कार्बन नंबर 1 वो एक रिंग फॉर्म करता है। ये रिंग कैसे बनी? ये रिंग 5 कार्बन से मिलके बनी है, इसलिए हम इसे पायरानोज रिंग कहते हैं। हैड इट बीन अगर ये 4 कार्बन से बनी है स्टूडेंट्स, तो इसे फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज सबसे मेजर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज बहुत सारे बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस का इंटरमीडिएट है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कह सकते हो हमारा क्रेब साइकिल, हर चीज़ में ग्लूकोज क्या है? इंटरमीडिएट है। इतना क्लियर है? चलो अब आते हैं क्लासिफाई लिपिड्स विथ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले जब लिपिड्स आता है आपके दिमाग में, तो लिपिड्स कैसे बनता है? तो लिपिड्स बनता है स्टूडेंट्स फैटी एसिड से और किससे? ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल कह लो या अल्कोहल कह लो, ठीक है, अल्कोहल से। तो जो लिपिड का बेसिक वो है फैटी एसिड एंड हमारे अल्कोहल। इतना क्लियर है आपको? अब फैटी एसिड्स लिपिड्स में 2 टाइप के हो सकते हैं। कैसे? एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कहते हो कैसे होते हैं वो? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इतना क्लियर है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या रहता है स्टूडेंट्स? कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं रहती। नो सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, पूरे स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इतना क्लियर है आपको? ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हमारे एराकिडोनिक एसिड। कौन से होते हैं? एराकिडोनिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हैं हमारे पाल्मिटिक एसिड। तो ये हैं हमारे सैचुरेटेड, कह सकते हो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगेन 2 टाइप के होते हैं। ये होते हैं हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है इनके पास सिंगल डबल बॉन्ड रहती है। कैसी रहती है? इनके पास सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इनके पास मोर डबल बॉन्ड, मतलब मोर देन 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब सिंगल डबल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट है उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ओलिएक, ओले, ठीक है, ओलिएक एसिड। एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनके पास ज्यादा डबल बॉन्ड है उनके एग्जाम्पल्स क्या है स्टूडेंट्स? लेनोलिक एसिड, लेनोलेनिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड। 2 होते हैं अरेकिडोनिक, इसमें अरेकिडोनिक 20 कार्बन का रहता है और उसमें 18 कार्बन का रहता है। इतना क्लियर है आपको? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो हार्ट प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो पूफा इज गुड फॉर हार्ट, पूफा इज गुड फॉर हार्ट। याद कर लो, पूफा इज गुड फॉर हार्ट, पूफा इज गुड फॉर हार्ट। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो था फैटी एसिड्स के बारे में कि फैटी एसिड 2 टाइप के हो गए, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड क्या रहता है हमारे लिपिड्स में? अल्कोहल। ये अल्कोहल ग्लिसरॉल हो सकता है या कोई भी अल्कोहल हो सकता है। अब अगर हम लिपिड्स का क्लासिफिकेशन देखें स्टूडेंट्स, तो लिपिड्स क्लासिफाई होते हैं 3 टाइप के। वो होते हैं हमारे सिंपल लिपिड्स, वो होते हैं हमारे सिंपल लिपिड्स, फिर आते हैं हमारे कंपाउंड लिपिड्स, फिर आते हैं हमारे कंपाउंड लिपिड्स और फिर आते हैं हमारे डिराइव्ड लिपिड्स। अब बच्चों नाम में ही लिखा है सिंपल लिपिड्स, मतलब ये साधारण से सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें क्या होता है? ये होते हैं वैक्स या इनको कह सकते हो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो टैग और वैक्स सिंपल लिपिड्स हैं, इनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है।
कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा कंपाउंड लिपिड। ये याद रख लो, जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो वो है हमारे कंपाउंड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम ब्रेक डाउन करेंगे कंपाउंड लिपिड्स को तो हमें क्या मिलेंगे? डिराइव्ड लिपिड्स। मतलब हम डिराइव कर रहे हैं उसे कंपाउंड लिपिड से। इतना क्लियर हो गया? चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? क्लासिफाई लिपिड्स विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए, नाउ लिपिड्स का मेन फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो लिपिड्स कैसे बना है हमारा? फैटी एसिड्स और अल्कोहल से। इतना याद हो गया? फैटी एसिड और अल्कोहल से क्या बना? लिपिड। अब सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड से। तो सिंपल लिपिड मतलब ये साधारण से लिपिड है, इनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो सिंपल लिपिड में क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन हमारा सिंपल, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इनके एग्जाम्पल क्या है? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड हमारी वैक्सेस। इतना क्लियर है? अब आ जाओ स्टूडेंट्स कंपाउंड लिपिड्स में। मैंने आपको कंपाउंड लिपिड्स के लिए क्या कहा था? कोई भी एक चीज क्या होगी? एक्स्ट्रा। क्या होगी? एक्स्ट्रा। अब ये इसके पास कुछ इन दोनों के अलावा कोई एक एक्स्ट्रा चीज होगी। तो अगर फैटी एसिड और अल्कोहल के पास फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा है तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा फॉस्फोलिपिड। अगर उसके पास कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा है तो वो क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड। उसके पास प्रोटीन्स एक्स्ट्रा हैं तो वो क्या बनेंगे? लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। सिर्फ इतना याद रखो, लाइपोप्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स डिराइव्ड लिपिड्स पे। तो मैंने आपको क्या कहा था? डिराइव्ड लिपिड्स हमें डिराइव हो रहे हैं थ्रू कंपाउंड लिपिड्स। इनमें क्या होते हैं? ये होते हैं फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स, फिर इकोसेनॉइड्स एंड कीटोन बॉडीज। तो ये क्या है? ये डिराइव हो रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड से। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? स्टीरॉइड्स, इकोसेनॉइड्स एंड कीटोन बॉडीज। इतना क्लियर है? कुछ मिसलेनियस लिपिड्स होते हैं जो लिपिड्स के स्ट्रक्चर से सिमिलर होते हैं बट दे डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया, इसलिए उनको एक अलग क्राइटेरिया दे दिया है हमने मिसलेनियस लिपिड्स का। वो है स्क्वालिन एंड कैरोटिनॉइड्स। इतना क्लियर है? तो स्क्वालिन एंड कैरोटिनॉइड्स लिपिड्स होते हैं बट वो इस क्राइटेरिया को नहीं फॉलो करते, इसलिए हमने उन्हें अलग से एक ग्रुप में रख दिया है मिसलेनियस। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट एंड क्विक रिवीजन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नोट ऑन फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है बच्चों? तो कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड लिपिड है, मतलब इसे हम कंपाउंड लिपिड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कंपाउंड लिपिड से सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड, सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, सिमिलर सब कुछ रहता है, लेकिन ये डिराइव होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड लिपिड से, तभी इसको हम कंपाउंड लिपिड भी कह सकते हैं, लेकिन यूजुअली इट्स अ डिराइव्ड लिपिड। अब कोलेस्ट्रॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या है? प्रीकर्सर है विटामिन डी का एंड बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स का। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर है। कौन से? एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन। ओन फैमिली क्या हो गई? सारी हमारे हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स। फिर ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर है
एंड विटामिन डी का प्रीकर्सर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी एंड स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर है। फिर कोलेस्ट्रॉल हमने कहाँ पढ़ा था स्टूडेंट्स? कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी मेंटेन करता है वो कौन करता है? वो करता है कोलेस्ट्रॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेमोस्टैसिस में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? हमारे कोलेस्ट्रॉल का। प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? चैनल्स होते हैं। उसका भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर लिपिड रैफ्ट्स फॉर्मेशन, ठीक है, ये याद रख लो कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड रैफ्ट्स बनाने में भी हेल्पफुल होता है। अब उसके बाद बहुत सारे बाइल एसिड्स के सिंथेसिस के लिए भी कोलेस्ट्रॉल काम आता है। इंसुलेट करता है नर्व फाइबर्स को। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी तो हमने पढ़ी ली कि उसके काम में आता है। और ऑलमोस्ट हम सारे फंक्शंस देख चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी एंड प्रीकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। फ्लूइडिटी एट द सेम टाइम रिजिडिटी प्रोवाइड करता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ताकि वो आपस में चिपक ना जाए, अपनी अपनी जगह पे स्थित रहे, स्टेबल रहे। फिर आते हैं हमारे प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन का भी ये बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। लिपिड रैफ्ट्स बनाने में इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है एंड ऑलमोस्ट सारे सिंथेसिस, बाइल के एसिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसी के साथ ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस हो चुके हैं कोलेस्ट्रॉल के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ क्लासिफाई प्रोटीन्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब प्रोटीन्स क्या है स्टूडेंट्स? तो प्रोटीन्स के मोनोमर यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को जब हम मोनोमर बहुत सारे मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड्स साथ जोड़ दें तो क्या मिलता है हमें मिलता है प्रोटीन, जो क्या है? तो प्रोटीन पॉलीमर है, ठीक है। तो प्रोटीन एज अ होल इज अ पॉलीमर, बट उसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है? तो मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? हमारे अमाइनो एसिड्स। इतना याद है हमें। अब बच्चों प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है? वो रहता है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे रहा हमारा कार्बन, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड इसी के साथ क्या अटैच रहता है? इसी के साथ अटैच रहते हैं हमारे, कह सकते हो अमीनो ग्रुप। तो ये है हमारे किसका? प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है आपको? चलो अब देखो, प्रोटीन को क्लासिफाई करने के लिए हमने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है? अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसको क्लासिफाई अगर मैं करूं तो मैं कैसे करूंगी? तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर उसका स्ट्रक्चर सिंपल है, दो हेलिक्स इन्वॉल्व नहीं है, एक ही अमाइनो एसिड का चेन है, ठीक है, एक ही अमाइनो एसिड का कॉन्टिन्यूस, ये सारे क्या हैं? अमाइनो एसिड, एक ही अमाइनो एसिड का चेन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके बीच में आपस में ही ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपस में ही ऐसे बॉन्ड्स हैं अमाइनो टर्मिनल के बीच में। इसे एन टर्मिनल कहते हैं, इसे सी टर्मिनल कहते हैं। और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? वो होती है पेप्टाइड बॉन्ड्स। कैसे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? इंट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। कैसे होते हैं? इंट्रा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। इतना क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं स्टूडेंट्स हम अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। कैसे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 हेलिक्स इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पे एक हेलिक्स तो था ही, साथ में एक और हेलिक्स इन्वॉल्व हो गया, 2 अमाइनो एसिड्स की चेन इन्वॉल्व हो गई। तो अब इनके बीच में क्या होगा, अगर ये 2 टाइप के होंगे, ये होंगे अल्फा हेलिक्स, इसमें क्या होगा, 2 चेन आपस में एक दूसरे में ऐसे इंटरवाइंड रहेगी, तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स। फिर आते हैं बीटा प्लीटेड, अगर इनके बीच में नॉर्मली 2 चेन्स के बीच में ऐसे बॉन्डिंग है, तो ये हो गए हमारे बीटा प्लीटेड। इतना क्लियर है आपको? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमारे आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स। क्या है हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स? तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनके बीच में सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मिलती हैं हमें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साथ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी मिलती हैं, उसके साथ साथ हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी मिलती हैं। तो इतनी सारी बॉन्ड जब आपस में मिल जाती हैं तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, वो बनाती है टर्शरी स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है? अब जब टर्शरी स्ट्रक्चर को मैं और कॉम्प्लेक्स करके 2-3 टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में मिला दूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। कैसा बनेगा मेरा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर? इतना क्लियर है? ये स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगी एकदम। अब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इंटरवाइंड, यहाँ पे मल्टीपल टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड की चेन आपस में इंटरवाइंड करी हुई है। इतना क्लियर है आपको? अब आइए एक बार डायग्राम देख लेते हैं इनका। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैसी बॉन्डिंग थी? एक लीनियर बॉन्डिंग है ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बॉन्ड्स क्या हैं? ये है हमारी पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये है हमारी पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये है मेरा एन टर्मिनल और ये है मेरा सी टर्मिनल। इतना क्लियर है आपको? इनके बीच की बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। देख रहे हो एक लीनियर सा स्ट्रक्चर बन रहा है अमाइनो एसिड्स का। कोई भी हेलिक फॉर्मेशन है, कुछ भी है नहीं, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स जहां पे अब हेलिक फॉर्मेशन हो गया, एंड बीटा प्लीटेड जहां पे आपस में भी बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे हेलिक्स के बीच बीच में बॉन्डिंग हो रही थी, यहाँ पे आपस में बॉन्डिंग हो गई। इतना क्लियर है? टर्शरी स्ट्रक्चर में अब आप देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ पे आपस में भी हो रहा है और एक दूसरे में भी बॉन्डिंग हो रही है। समझ गए? तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जब 2 से 3 से ज्यादा बॉन्ड्स आ जाती हैं तो वो बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जब मैं टर्शरी स्ट्रक्चर और एक और टर्शरी स्ट्रक्चर को साथ जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा मेरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो ये तो था क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब स्टूडेंट्स अगर मैं एग्जाम्पल्स लूँ हमारे प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन्स को एक और चीज़ों से हम क्लासिफाई, एक और तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है हमारे सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं? जिनमें एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एंड ग्लोबिन्स। ठीक है, एंड ग्लोबिन्स, ये सारे क्या हैं? ये हैं हमारे सिंपल प्रोटीन्स। अगर मैं डिराइव कर रही हूं अपने लिपिड को, क्या कर रही हूं? डिराइव कर रही हूं, सॉरी, अपने प्रोटीन्स को किससे? सिंपल लिपिड से, या बहुत 2-3 स्ट्रक्चर्स को मिला के मेरे को डिराइव करना पड़ रहा है अपना लिपिड्स, तो वो होते हैं मेरे डिराइव्ड लिपिड्स। और डिराइव्ड लिपिड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? तो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं हमारे लाइपो
प्रोटीन्स, ठीक है, हमारे लाइपोप्रोटीन्स एंड बहुत सारे जिनको मैं डिराइव कर रही हूँ फ्रॉम सिंपल लिपिड्स, या उनका हमें कह सकते हो कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है और डेरिवेशन हो रहा है, तो वो होते हैं हमारे डिराइव्ड लिपिड्स। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अबाउट असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बने? प्रोटीन्स। अब ये अमाइनो एसिड्स का भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है असेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, असेंशियल अमाइनो एसिड्स बेसिकली जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मेजरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं असेंशियल, एक होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्या होते हैं? नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, हमारी बॉडी केपेबल नहीं है इनके प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इनका हमारी डाइट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिन जिन अमाइनो एसिड्स का हमारी डाइट में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको हम कहते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी केपेबल नहीं है उनको खुद से प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमारी बॉडी केपेबल है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग खुद से, ठीक है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अपने आप, और हमें डाइट में नहीं चाहिए, डाइट में ये नहीं चाहिए, तो वो क्या है? वो है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमारी बॉडी खुद ही से ही प्रोड्यूस कर रही है, उनका डाइट में होना ज़रूरी नहीं है। अब स्टूडेंट्स तीसरे होते हैं सेमी असेंशियल। क्या होते हैं? सेमी असेंशियल। ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी खुद से तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन इतना अमाउंट में नहीं करती, तो इनका डाइट में होना भी ज़रूरी है एंड हमारी बॉडी भी खुद से प्रोड्यूस कर रही है। तो ये है सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब क्वेश्चन यह है हमारे पास, क्वेश्चन है असेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है प्राइवेट टिम हॉल। कोई टिम है जिसके पास प्राइवेट टिम का हॉल है। इतना क्लियर है? तो प्राइवेट टिम हॉल से याद करो, P stands for phenyl alanine, V stands for valine, T stands for threonine, T stands for Tim के tryptophan, I stands for isoleucine, M stands for methionine. Now हॉल के H में H stands for histidine, A stands for arginine and L stands for leucine and L stands for lysine. इतना क्लियर है आपको? तो इसको याद करने का इजी तरीका है प्राइवेट टिम हॉल। P फिनाइल एलेनिन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन एंड लाइसिन। तो ये क्या है? ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और इनका हमारी डाइट में होना एसेंशियल है। इसमें से एक सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो है आर्जिनिन। आर्जिनिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस भी होता है लेकिन उसका डाइट में भी होना जरूरी है। इतना क्लियर है? चलो now question number 7, the backbone of nucleic acid structure is 3' to 5' phosphodiester bridge justify। तो सबसे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। हमें पता है कि जो मेरा न्यूक्लिक एसिड रहता है वो तीन मेजर चीज़ों से मिलके बनता है। वो क्या है? नाइट्रोजन बेसेस जो है हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। उसके साथ क्या अटैच होता है स्टूडेंट्स? हमारा पेंटोज ग्रुप, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए के केस में राइबोज शुगर एंड फिर अटैच होता है मेरा फॉस्फेट ग्रुप। अब सबसे पहले मेरे नाइट्रोजन बेसेस किससे अटैच होते हैं? मेरे नाइट्रोजन बेसेस अटैच होते हैं मेरे शुगर के कंपाउंड के साथ। तो जब नाइट्रोजन बेसेस और शुगर अटैच होती है उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? उस लिंकेज
को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे बना, नाइट्रोजन बेसिस और शुगर के साथ। अब न्यूक्लियोसाइड आ गया, न्यूक्लियोसाइड को जब मैं फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दूंगी तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। एंड न्यूक्लियोटाइड पे कैसा लिंकेज होता है, तो न्यूक्लियोटाइड पे हमें मिलेगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कैसा मिलेगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इतना क्लियर है आपको। अब दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच हो तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। और जब दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हैं तो वो क्या बनेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर है आपको। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम एक बार इसके डायग्राम पे। तो ये रहा इसका डायग्राम। अब बच्चों ये देखो, ये क्या है, ये रहे मेरे नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस आपस में किस चीजों से कनेक्टेड है, तो नाइट्रोजन बेसिस आपस में कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कैसा होता है, डबल बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स मेरा पेंटोज शुगर एंड मेरा नाइट्रोजन बेसिस किससे अटैच्ड हुए, तो ये अटैच्ड होते हैं मेरी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। कैसे अटैच्ड हुए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। एंड इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड। अब इसी न्यूक्लियोटाइड में जब मैं फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दूं तो अब मुझे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब मुझे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड। जब स्टूडेंट नाइट्रोजन बेसिस शुगर को अटैच करूं तो मुझे मिलता है न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड। जब मैं फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दूं न्यूक्लियोसाइड के साथ तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे ये रहा मेरा फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा मेरा न्यूक्लियोसाइड। अब इनके बीच में लिंकेज कैसा है, तो इनके बीच में होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कैसा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये क्लियर है आपको। ये बनाता है मेरा बैकबोन ऑफ डीएनए। अब स्टूडेंट्स ये जो डीएनए की पोलैरिटी रहती है वो कैसी रहती है, वो 5' to 3' रहती है, और यहाँ पे 3' to 5' रहती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एंटी पैरेलल पोलैरिटी। क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसमें समझने का वो है कि जो मेरा 5 नॉट एंड है, इसके पास जो लास्ट 5 नॉट एंड रहता है जहां से इनिशिएशन हो रहा है, उसके पास फ्री फॉस्फेट ग्रुप रहता है। कैसा रहता है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। दिख रहा है यहाँ पर, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। और जो 3 नॉट रहता है इसके पास फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। कैसा रहता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ पे इनिशिएशन होगा मेरे प्रोटीन सिंथेसिस का। देखो यहाँ पे ऐसा रहा, मेरी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन रहती है। इसको अगर देखूं मैं फर्दर तो ऐसा एक हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है जिसके बीच में आपस से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। किसके बीच में, न्यूक्लियोसाइड एंड कौन सा, मेरा फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किसके बीच में, जो क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है मेरे न्यूक्लियोसाइड, जो मेरा न्यूक्लियोसाइड है, एंड मेरे फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। इतना क्लियर है। न्यूक्लियोसाइड के बीच में कैसा हो रहा था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये रहा, ये क्या है मेरा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये किसके बीच में हो रहा है, ये हो रहा है मेरे पेंटोज शुगर के बीच में और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। इतना क्लियर है आपको।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैज अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप एट 5 नॉट एंड ऑफ द शुगर, दिस इज कॉल्ड 5 नॉट एंड। सिमिलरली द शुगर ऑल्सो हैज अ 3 नॉट का हाइड्रोक्सिल। OH ग्रुप फ्री कहाँ रहता है मेरे 3 नॉट एंड पे, other end of the polynucleotide which is called 3 knot end. The backbone of polynucleotide chain consists of a pentose sugar phosphate group, whereas the nitrogen bases projects out of the backbone. ये बोल रहे हैं कि ये मेरी शुगर है, ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये रहता है मेरी बैकबोन का बेन स्ट्रक्चर, और नाइट्रोजन बेसिस जो रहते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट आउट होते हैं मेरी बैकबोन की। इतना क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम डिफरेंट RNAs एंड डिस्कस देयर स्ट्रक्चर्स। तो 3 मेन टाइप के RNA होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं हमारे राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA। तो राइबोसोमल RNA क्या होता है? इट इज अ, सबसे पहले RNA देख लेते हैं जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई डबल हैंडेड नहीं रहता। RNA is a single stranded structure. Now the strand has a 5 knot end with a phosphate group, 5 knot end with a phosphate group and 3 knot end with a OH group. इतना क्लियर है? 5 knot end with a phosphate group, 3 knot end with a OH group. It is composed of ribonucleotides. अब क्या होगा? अब होगा मेरा राइबोज शुगर। क्या हुई मेरी? राइबोज शुगर। अब नाइट्रोजन बेसिस में क्या होगा मेरे पास? यूरासिल होगा। क्या होगा? यूरासिल होगा थाइमीन की जगह, एंड मेरा फॉस्फेट ग्रुप। ये मिलके क्या बने? ये मिलके बने हैं सब राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बने? राइबोन्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर है आपको? अब क्या बोल रहे हैं? Now the nitrogen bases that compose the ribonucleotide include adenine, cytosine, uracil and guanine. यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे थाइमीन नहीं होता। तो क्या नहीं होता है यहाँ पे? यहाँ पे थाइमीन नहीं होता। ये भी एक क्वेश्चन है कि आरएनए में हमें क्या नहीं मिलता? तो आरएनए में हमें थाइमीन नहीं मिलता। ठीक है, चलिए ये हम आरएनए के बारे में समझ गए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। नाउ इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए, जो है राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। नाउ सबसे पहले हम देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में। मैसेंजर आरएनए कितना होता है स्टूडेंट्स? 5% ऑफ द टोटल आरएनए होता है। सबसे ज्यादा हेट्रोजेनस या वैरायटी किसी का होता है? वो मैसेंजर आरएनए का ही होता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए के पास क्या होते हैं? मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोडॉन्स। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारे कोडॉन्स। जब मैसेंजर आरएनए और क्या कंबाइन कर ले? अमाइनो एसिड्स, जो कहाँ जाके अटैच होंगे? अमाइनो एसिड्स, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, जो अटैच होते हैं मेरे ट्रांसफर आरएनए में। और वो क्या कोड करते हैं? वो कोड करते हैं प्रोटीन। ये मैसेंजर आरएनए कहाँ जाएंगे? तो मैसेंजर आरएनए जाते हैं मेरे राइबोसोमल आरएनए के पास। कहाँ जाएंगे ये? राइबोसोमल आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए के पास क्या होता है? हमारे कोडॉन्स होते हैं। ये क्लियर है हमारे एमआरएनए का स्ट्रक्चर। चलो अब देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड कॉपीड फ्रॉम द डीएनए। डीएनए का कोड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल कोडॉन्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या है? ये ट्रिपलेट्स हैं। ऐसे 1 2 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं ये,
और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोडॉन्स। तो कोडॉन्स कहाँ मिलते हैं हमें, कोडॉन्स हमें मिलते हैं मैसेंजर आरएनए पे। Now, as a part of post-transcriptional processing in eukaryotes, the 5' end of mRNA is capped with guanine, guanosine triphosphate nucleotide. Very important question कि 5' end of mRNA पे क्या रहता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखो 5' end पे क्या रहता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which helps in the mRNA recognition during transcription। अब सिमिलरली 3' end जो हमारी टेल है वहां क्या रहेगा, वहां पे एडिनाइलेट रेसिड्यूज रहते हैं। नाउ ये क्या करते हैं, ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को बचाते हैं, मतलब कोई भी एंजाइम डिग्रेड ना कर दे मेरी एमआरएनए को, मेरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप ना हो जाए। तो ये किसका काम है, मेरे 3' end का काम है। अब मेन फंक्शन ऑफ एमआरएनए क्या है, एमआरएनए को जैसे ही एमआरएनए आए ना बच्चों दिमाग में, तो सबसे पहली चीज याद रखना, प्रोटीन के लिए काम आता है। प्रोटीन को बनना है तो एमआरएनए चाहिए। तो एमआरएनए का फंक्शन है, एमआरएनए ट्रांसक्राइब्स ए जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए। ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आए, ये न्यूक्लियोटाइड आए हमारे डीएनए से। न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स को क्या बोला, कोडॉन को। कोडॉन, कोडॉन कहाँ मिले हमें, एमआरएनए में। तो एमआरएनए ने क्या करा, डीएनए का सीक्वेंस लिया, कोडॉन्स बनाए, एंड फिर हमने उसे कोड करा किसके लिए, प्रोटीन के लिए। That can be read and used to make proteins। तो जैसे ही एमआरएनए आए दिमाग में, कुछ मत सोचना, प्रोटीन सिंथेसिस एमआरएनए से ही होता है। mRNA carries genetic information from the nucleus to cytoplasm of the cell। इतना क्लियर है आपको mRNA के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम राइबोसोमल आरएनए को। तो राइबोसोमल आरएनए का मेन साइट क्या है, तो न्यूक्लियस इज द मेन साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन। नाउ राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड इन द राइबोसोम एंड अकाउंट फॉर 80%। एमआरएनए कितना थे, 5%, लेकिन राइबोसोमल आरएनए कितने हैं, 80% ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। जस्ट इमेजिन, मेजर बल्क क्या है हमारे राइबोसोम्स। एमआरएनए जाके अटैच कहाँ होते हैं, एमआरएनए अटैच ही राइबोसोम्स पे होते हैं। राइबोसोम्स कैसे बनते हैं बच्चों, राइबोसोम्स बनते ही इस राइबोसोमल आरएनए की वजह से हैं। तो अगर राइबोसोम्स मेजर बल्क नहीं होते तो कैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता। चलो, राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स, क्या, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। अब स्मॉल सब यूनिट के पास रहता है एमआरएनए बाइंडिंग साइट। ये याद कर लो कि एमआरएनए बाइंडिंग साइट कहाँ है, वो हमारे राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट के पास है। नाउ राइबोसोम्स की ये तो हो गया, विच रेड दी आरएनए, द लार्ज सब यूनिट विच जॉइन द अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब लार्ज सब यूनिट क्या करती है, ये अमाइनो एसिड्स का देती है। अब आप मुझे खुद बताओ, एमआरएनए आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, अब क्या होगा, अब तो प्रोटीन का सिंथेसिस ही सिंथेसिस होगा। इतना क्लियर है आपको। ईच सब यूनिट कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1 or more राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल एंड वेराइटी ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन। नाउ फंक्शन क्या है, फॉर ट्रांसलेशन ऑफ अमाइनो mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ये क्या है बच्चों, ये रहा मेरा हमारा mRNA का चेन। तो ये रहा मेरे mRNA का चेन। ये क्या है मेरा स्मॉल सब यूनिट, ये क्या है मेरा लार्ज सब यूनिट। अब इसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये एक्चुअली ऐसा होता है बच्चों, समझाने के लिए आसान कर रही हूं मैं आपको। तो ये है मेरा टीआरएनए। क्या है ये, टीआरएनए। टीआरएनए के पास क्या क्या अटैच होते हैं, अमाइनो एसिड्स। ये क्या दिख रहे हैं आपको, अमाइनो एसिड्स। और इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं एंटीकोडॉन्स। क्या होते हैं इनके पास, एंटीकोडॉन्स।
इनको डिटेल में हम टीआरएनए पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना याद रखो कि राइबोसोम्स कैसे बना, राइबोसोम बना राइबोसोमल आरएनए से। राइबोसोमल आरएनए जो है उसने लार्ज और स्मॉल सब यूनिट बनाया। लार्ज सब यूनिट का काम है अमीनो एसिड को अटैच कराना, स्मॉल सब यूनिट का काम है एमआरएनए को अटैच कराना। हमने एमआरएनए भी दे दिया, अमीनो एसिड भी दे दिया। अब क्या होगा, अब होगा मेरा प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या होगा, मेरे प्रोटीन का सिंथेसिस। काम खत्म। जैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। इतना क्लियर है आपको? तो ये था राइबोसोमल आरएनए की बारे में। चलो अब हम देख लेते हैं आगे हमारे ट्रांसफर आरएनए जो है टीआरएनए। तो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर रहता है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस आर्म को कहते हैं डी आर्म, इस आर्म को कहते हैं टी आर्म। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टर आर्म। क्या होती है ये, एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म का क्या काम होता है, अमाइनो एसिड्स का अटैच करना। क्या काम रहता है, अमाइनो एसिड्स को अटैच करना। अब दूसरा क्या होता है बच्चों, मेरी एंटी कोडॉन आर्म। कौन सी आर्म, एंटी कोडॉन आर्म। एंटी कोडॉन आर्म के पास क्या होंगे, ट्रिपलेट्स ऑफ एंटी कोडॉन। कैसे होंगे, ट्रिपलेट्स ऑफ एंटी कोडॉन्स। ये समझ गए आप। जो उसका टी आर्म कहते हैं इसको हम पी साई आर्म भी कह सकते हैं। एंड दूसरी होती है हमारी डी आर्म। तो सबसे ऊपर क्या होती है, टॉप पे, वो होती है हमारी एक्सेप्टर आर्म जो क्या करती है, अमीनो एसिड्स को एक्सेप्ट करती है। उसी के ऑपोजिट क्या होती है स्टूडेंट्स, एंटीकोडॉन आर्म। नाम में ही लिखा है एंटीकोडॉन आर्म, तो उसके पास क्या होंगे, एंटीकोडॉन्स। इतना क्लियर हो गया। चलो अब पहले देख लेते हैं हम। देखो, ट्रांसफर आरएनए इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। सबसे छोटा टाइप है ये आरएनए का। एंड हैविंग अबाउट 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे बना था ये, कैसे बना था, देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही तो हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। तो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलके बना है ये, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आ जाओ, ट्रांसफर आरएनए आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन। नाम में लिखा है ट्रांसफर आरएनए, तो एंटी कोडॉन्स को कौन पहुंचाएगा, कोडॉन्स तक। ये काम है मेरे ट्रांसफर आरएनए का। where their main function is to transfer amino acids during protein synthesis, therefore they are called as transfer RNA. Each of 20 amino acids has a specific tRNA that binds with it and transfer it to the growing polypeptide chain. इसको अभी हम आगे और अच्छे समझते हैं। tRNA also act as an adapter for the translation of genetic sequence of mRNA into protein. Therefore, they are called as adapter molecules. चलो, ये तो हम समझ गए। अभी तक हमने देख लिया कि क्या, हमने फंक्शन देख लिया कि ट्रांसफर काम है। अब हम देखते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को। क्या देख रहे हैं हम, प्रोटीन के सिंथेसिस को। किसको, प्रोटीन के सिंथेसिस को। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, कोडॉन्स को कैरी करना। वर्ड्स कैच करो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स एग्जाम में फौरन याद आने चाहिए। एमआरएनए का काम क्या है, कोडॉन्स को अटैच करना। आरएनए का काम क्या है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम बनाना। राइबोसोम की कौन सी यूनिट पे जाके एमआरएनए अटैच होता है, स्मॉल सब यूनिट को। तो ये रहा मेरा राइबोसोम, ये है मेरी लार्ज सब यूनिट, ये है मेरी स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट पे क्या क्या अटैच हुआ, मेरा मैसेंजर आरएनए। ये रहा मेरा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है ये, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दिख रहा है आपको ये ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कोडॉन्स। क्या कहते हैं, कोडॉन्स। अब मैंने आपको इतना क्लियरली हो गया। अब मैंने आपको बताया था ट्रांसफर आरएनए के बारे में, तो ये आ गया मेरा ट्रांसफर आरएनए। इसके पास क्या है स्टूडेंट्स, इसके पास है एंटी कोडॉन्स। क्या है इसके पास, एंटी कोडॉन्स। जैसे ही ये एंटी कोडॉन्स आके अटैच होते हैं मेरे कोडॉन्स के साथ, दिख रहा है आपको,
ट्रांसफर आरएनए का नाम क्यों है ट्रांसफर आरएनए? क्योंकि ये कोडॉन्स लाता है, एंटी कोडॉन्स लाता है और इसके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इतना क्लियर है? अब ये ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हुआ, यहां से मैंने उठाया इसको और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे पटक दिया। ये क्या है? मेरा कोडॉन, ये है मेरा एंटी कोडॉन। अब कोडॉन और एंटी कोडॉन ने जब साथ ट्रांसक्राइब करा, अब मेरे पास एमआरएनए है, एमआरएनए के पास क्या है? अमाइनो एसिड्स। मेरे पास ट्रांसफर टीआरएनए है, उसके पास क्या है? उसके पास एंटी कोडॉन्स। अब उसके पास एक और चीज है जो है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड। क्या है उसके पास? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड। यहां पे मैंने उसको क्या दिए? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एंड कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स ने मिलके क्या बनाया? उन्होंने मिलके बनाया मेरे प्रोटीन को। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ प्रोटीन का सिंथेसिस। जैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस बना, ये अमाइनो एसिड उड़ के चला गया, फिर दूसरा अमाइनो एसिड अटैच हुआ मेरे टीआरएनए पे, एक बार इसने बनाया, फिर ये उड़ के चला गया। ऐसे करते करते ये उड़ते चले जाते हैं, फिर एक आएगा, फिर ये उड़ेगा, फिर एक आएगा, फिर ये उड़ेगा। इतना क्लियर है आपको स्टूडेंट्स? ऐसे कर करके मेरी पूरी चेन बनती जाएगी। ये चेन बनती जाएगी मेरे अमाइनो एसिड्स की, और यहाँ पे मेरे टीआरएनए आके अटैच होंगे, फिर ये उड़ जाएंगे, फिर ये इसमें देके उड़ जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर कोड करेगा प्रोटीन, फिर ये अटैच होगा, फिर ये उड़ जाएगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये है प्रोटीन सिंथेसिस की। ये पॉसिबल ही हमारे राइबोसोमल आरएनए या कह सकते हो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो एसिड्स हैं उनकी वजह से पॉसिबल हो पाती है। इतना क्लियर है आपको? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन शार्गफ्स रूल। तो शार्गफ्स रूल क्या होता है? शार्गफ्स रूल ने हमें कहा था कि इन अ डीएनए का स्ट्रक्चर या इन अ न्यूक्लिक एसिड जो मेरे प्यूरीन्स हैं, सबसे पहले तो प्यूरीन्स क्या होते हैं? तो प्यूरीन्स होते हैं मेरे एडेनिन एंड ग्वानिन। क्या होते हैं प्यूरीन्स? एडेनिन एंड ग्वानिन। अब और पायरोमिडीन्स क्या होते हैं? पायरोमिडीन्स होते हैं हमारे थाइमीन एंड साइटोसिन। क्या होते हैं? थाइमीन एंड साइटोसिन। इतना क्लियर है आपको? अब उसने कहा था, शार्गफ जो साइंटिस्ट था उसने कहा था कि एक हमारे कंपाउंड में प्यूरीन्स जितने होंगे उतने ही कितने होंगे? पायरोमिडीन्स होंगे। एक रिएक्शन में एडेनिन प्लस ग्वानिन विल बी इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमीन के बराबर होगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। मतलब प्यूरीन्स कितने? अगर मैं ये लूँ 50% प्लस 50% इक्वल्स टू 1, जितने भी A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C कितना हुआ? इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर है आपको? तो ये कहा था शार्गफ के रूल नंबर 1 ने। नाउ रूल नंबर 2 ने क्या कहा था? रूल नंबर 2 ने कहा था कि मुझे ये 50% चाहिए, ठीक है, ये 50% चाहिए, ये 50% चाहिए और ये 50% एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। लेकिन एडेनिन एंड ग्वानिन का नंबर चेंज हो सकता है, ये 30 हो सकते हैं, ये 20 हो सकते हैं, या यहाँ पे ये 40 हो सकते हैं, ये 10 हो सकते हैं। ये एक दूसरे के तो 50% है, लेकिन इनका खुद का नंबर वैरी हो सकता है। इतना क्लियर है आपको? चलो, तो ये कहा था रूल नंबर 2 ने। अब क्वेश्चन नंबर 10, शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोजेनस आरएनए। हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है? इन मैमेलियन सेल्स the hnRNA is the immediate product of the gene transcription. immediate product क्या है हमारे RNA में? वो होता है heterogeneous RNA के फॉर्म में। Now the nuclear product is heterogeneous in size, इसीलिए इसे heterogeneous कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल होता है इन साइज। तो hnRNA is variable in size, that is why it is known as heterogeneous RNA।
और ये बहुत ही बड़ा होता है, उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन होता है। Molecular weight may be more than 10 to the power 7 while the molecular weight of mRNA is 2 into 10 to the power 6। इतना क्लियर है। 75% of hnRNA is degraded in the nucleus। न्यूक्लियस में ही क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनके साइज इतने वेरिएबल रहते हैं, वो कोई पर्टिकुलर साइज के नहीं रहते, इसलिए उनका डिग्रेडेशन जल्दी हो जाता है, वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, इसलिए 75% न्यूक्लियस में ही डिग्रेड हो जाते हैं। सिर्फ 25% बचते हैं जो प्रोसेस होते हैं इनटू मैच्योर mRNA। मतलब ये कह सकते हो कि हेट्रोजेनस RNA एक छोटा सा बच्चा है जो कन्वर्ट होता है mRNA में। ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो इनके बहुत अलग अलग साइजेस रहते हैं। इनमें से 75% मर जाते हैं, बच ही नहीं पाते, सिर्फ 25% बच पाते हैं जो mRNA में ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही। तो ये जो इमैच्योर फॉर्म ऑफ mRNA है जो फर्दर जाके mRNA में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस RNA। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस तो मुझे लगता है मुझसे पहले आपको आ जाने चाहिए। तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कौन सा होता है? सुक्रोज। वेरी गुड, इसका आंसर बाय हार्ट होना चाहिए। अब आ जाओ, द कार्बोहाइड्रेट दैट इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अदर्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रेफरेंस रहता है, जिसको हम बाकी सा कह सकते हैं कंटेक्स्ट में लेते हैं? वो है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, इसके कितने कार्बन का चेन रहता है? 3 कार्बन का चेन रहता है। इसको क्यों रेफरेंस में रखते हैं? क्योंकि अगर हमने इसका OH ग्रुप लेफ्ट में कर दिया तो लिवो फॉर्म होता है, राइट में कर दिया तो डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। इसी की जगह ये एल्डिहाइडिक शुगर है और ये कीटोन शुगर होती तो ये क्या होती? ये होती डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या होता? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसलिए हम इसको रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ 2 monosaccharides differ in configuration around a single carbon atom they are known as। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल सिंगल कार्बन एटम पे चेंज करता है कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब बिल्कुल सिमिलरली रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपीमर्स। क्या कहते हैं? एपीमर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज इज नोन एज एनोमर्स। व्हाट आर दे नोन एज? एनोमर्स। जब भी कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नंबर 2 के अराउंड चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं एनोमर्स, एंड वो साइक्लिक रोटेशन करता है अल्फा एंड बीटा फॉर्म, जिसको और हम क्या कहते हैं? सिस या ट्रांसफॉर्म। इतना क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एट द ब्रांचिंग पॉइंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च आर। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स दोनों टाइप की बॉन्डिंग मिलती है, अल्फा 1,4 भी मिलती है और बीटा भी मिलती है। तो कैसी होती है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो दोनों टाइप की ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग्स मिलती है हमें किसमें? स्टार्च के स्ट्रक्चर में। इतना क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ the polysaccharides employed for the assessment of kidney function test, ये कौन सा होता है?
तो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो है इन्यूलिन। क्या यूज करते हैं? इन्यूलिन। क्या करता है वो? किडनी फंक्शन टेस्ट के हेल्प करता है असेसमेंट में। अब आ जाओ, दी ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन्स गैग that serves as a lubricant and shock absorbent in joints, ये कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ये होता है हाइयालुरोनिक एसिड। कौन सा? हाइयालुरोनिक एसिड, जो कौन सा सैकराइड है? जो है हेटेरो पॉलीसैकराइड। कैसा है वो? हेटेरो पॉलीसैकराइड। दैट इज अ ल्यूब्रिकेंट। आंखों की भी ल्यूब्रिकेंसी, जॉइंट्स के बीच में ल्यूब्रिकेंट, वो कौन सा होता है? हाइयालुरोनिक एसिड। नाउ नेक्स्ट, द लिपिड्स दैट फंक्शंस एज अ फ्यूल रिजर्व इन एनिमल्स। कौन सा लिपिड जो फ्यूल का रिजर्व होता है? तो स्टूडेंट्स वो होता है हमारा टैग, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। कौन सा? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जो क्या था? सिंपल लिपिड था। कैसा लिपिड था ये? सिंपल लिपिड था, जो क्या है? फ्यूल का रिजर्व है इन एनिमल्स। नाउ लिपिड्स दैट आर नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कौन से लिपिड्स हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं होते हमारी मेम्ब्रेन के? उसका आंसर है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। क्या आपको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में कहीं मिलते हैं? नहीं मिलते। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड दैट प्रिवेंट्स द अडहेरेंस ऑफ इनर सरफेस इन दी लंग्स। अब ये क्या पूछ रहे हैं? सरफेक्टेंट। तो लंग्स का सरफेक्टेंट कौन सा होता है? सबसे पहले ये कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? टाइप 2 सेल्स ऑफ लंग सिक्रीट करते हैं सरफेक्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? लेसिथिन। क्या कहते हैं? लेसिथिन। और इसको क्या कह सकते हैं? फॉस्फोटियाइल कोलिन। क्या कह सकते हैं? फॉस्फोटियाइल कोलिन। तो फॉस्फोटियाइल कोलिन जो है स्टूडेंट, वो क्या है? वो हमारा इट्स नथिंग बट इट्स अ लिपिड, फॉस्फोलिपिड दैट इज यूज्ड एज अ सरफेक्टेंट इन आवर लंग्स। इतना क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज पे। तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, जल्दी बताओ प्रोटीन्स किसके पॉलीमर्स हैं? अभी हमने देखा प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ही मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। नाउ नेम दी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर रहता है? वो है मिथियोनिन। कौन सा है? मिथियोनिन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। The charged molecule which is electrically neutral and is known as zwitteronian. What it is known as? Zwitteronian. ये क्या होता है? ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पीएच पे। कौन से पीएच पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पीएच पे। ये पीएच कैसा रहता है? ऑप्टिमम रहता है। यहाँ पे ना अभी हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, ना हाइड्रोजन का गेन हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो कह सकते हो बैलेंस्ड पीएच है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है। सॉरी स्टूडेंट्स, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे ये हमें मिलता है एंड ये पीएच एकदम ऑप्टिमम होता है। यहाँ पे ना हाइड्रोजन का गेन हुआ है, ना हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉन्ड्स फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन। कौन सी है वो बॉन्ड जो बैकबोन ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर है? तो वो होती हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। कौन सी बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन की जो बैकबोन ऑफ द स्ट्रक्चर है वो कौन सी बॉन्ड्स प्रोवाइड करती हैं? जेम्स बॉन्ड नहीं ना, पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब आ जाओ, द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डेकापेप्टाइड, मतलब 10 पेप्टाइड्स हैं।
तो कितनी होंगे इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स? तो इसमें होंगे 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स। इतना क्लियर है आपको? डाइपेप्टाइड में कितनी होती हैं? 1, ट्राइपेप्टाइड में 2, कह सकते हो हेक्सापेप्टाइड 6, उसमें 5, सेप्टा, ऐसे करते करते 6, अब डेका मतलब 10, तो 10 पेप्टाइड जो स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स कितनी होंगी? 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगी। The phenomena of disorganization of native protein structure is known as denaturation। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? denaturation of protein। The fundamental unit of genetic information is gene। तो जीन क्या है? फंडामेंटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए कंट्रोल्स द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू मीडिएशन ऑफ। डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कंट्रोल करता है? इट इज थ्रू द हमारा मीडिएशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए की वजह से डीएनए कंट्रोल करता है अपना प्रोटीन सिंथेसिस। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी हमने देखा था कि कैसे आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करवा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। The question number 20, the pyrimidine present in DNA but it is absent in RNA। तो कौन सा पायरिमिडीन है जो डीएनए में प्रेजेंट रहता है लेकिन आरएनए में एब्सेंट रहता है? तो वो है थायमीन। आरएनए में क्या प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स? यूरासिल। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 21, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज डिफर इन देयर स्ट्रक्चर अराउंड कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन माइनस कर दो तो क्या हो जाता है? डीऑक्सीराइबोज। कितना आसान है। डीऑक्सीराइबोज के नाम में ही रखा है डीऑक्सी। एक ऑक्सीजन हटा दो, कौन से नंबर पे? कार्बन नंबर 2 पे। तो वो क्या बन जाएगा? डीएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, ये तो भैया रट जाना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर। फिर आते हैं हमारे क्या? नाइट्रोजन बेसिस। ये आ गए हमारे नाइट्रोजन बेसिस। फिर क्या होते हैं? फिर आते हैं हमारा फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को जब मिला दो तो क्या बनता है? तो बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। चलिए, the scientists who observed there exists a relationship between the contents of purines and pyrimidines। तो ये किसने दिया था? हमारे अरविंद शार्गफ ने। किसने दिया था? अरविंद शार्गफ ने। क्लियर? किसने दिया था? अरविंद शार्गफ ने। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शार्गफ्स रूल। क्लियर? चलो, the base pair of G bond C is more stable than A bond T। एडेनिन एंड थाइमीन के बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल रहता है ग्वानिन एंड साइटोसिन का। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड्स रहती हैं। कैसी रहती हैं? G ट्रिपल बॉन्ड C, 3 ट्रिपल बॉन्ड मिलती है, इसीलिए इसके बीच की बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है। एडेनिन और थाइमीन के बीच में कैसी होती है? डबल बॉन्ड रहती है। ये क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ खत्म होता है हमारा एमबी टेस्ट पेपर 2 जो था चैप्टर नंबर 3 बायोमॉलिक्यूल्स पे। आई होप आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा पूरे चैप्टर का। और कुछ भी डाउट हो बच्चों तो प्रीवियस वीडियोस पे जाइए और जल्दी से सुनिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने आप को एनालाइज करिए कि आपको कितना याद है और कितना इवेपोरेट हो गया। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स अब लाया है अपना खुद का चैनल जो है www.magnetbrains.com। आपको बस इस वेबसाइट
वेबसाइट पे जाना है और क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप चूज करिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम। जैसे ही आप चूज करेंगे, आपको एक ऐसा पेज ओपन अप होगा। आपको मेरी बायोटेक की वीडियोस देखनी है तो वॉच नाउ पे जाइए। वंस आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐसा पूरा चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। जैसे ही आप इस प्ले बटन को दबाएंगे, आप पूरी मेरी वीडियोस देख सकते हो एकदम फ्री, घर बैठे। आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है टोटली फ्री एजुकेशन ओनली एंड ओनली फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो देरी किस बात की, बहुत सारी नॉलेज है, जितना गेन कर सकते हो उतना गेन करो। स्टे ट्यून्ड फॉर एमबी टेस्ट पेपर 3 एंड थैंक यू सो मच।